Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current analysis covering 21st April 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट से रिलेटेड है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इन गांधीनगर. याद रखेंगे ये इनॉग्रेशन गांधीनगर में हुई है. एंड दिस इनॉग्रेशन वॉज डन in the presence of Director General of WHO, Tedros Ghebreyesus, along with Prime Minister of Mauritius, Pravind Kumar Jugnauth. एंड इस ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की. ही अनाउंस्ड अ स्पेशल वीज़ा कैटेगरी that would be created soon for those who want to travel to India to avail the Ayush therapies. तो वो लोग जो इंडिया में आयुष थेरेपीज़ लेने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए बहुत जल्द एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी बनाई जाएगी. एंड इस पूरे मिशन को हील इन इंडिया कहा गया. एंड दिस कुड बिकम अ बिग ब्रांड फॉर दिस डिकेड इन टर्म्स ऑफ वेलनेस सेंटर विच आर बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा. जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इनके ऊपर बेस्ड जो वेलनेस सेंटर्स हैं, दिस कुड बिकम वेरी पॉपुलर एंड इसके लिए कहा गया हील इन इंडिया. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट की गई है. अगर हम केरला टूरिज़्म को देखें, सो केरला में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड केरला टू प्रमोट्स इट टूरिज़्म. तो सिमिलरली बाकी स्टेट्स भी उनकी स्टेट्स में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस होती है इसे प्रमोट कर सकते हैं फॉर द एंटायर कंट्री इन ईच एंड एवरी कॉर्नर. ना जब भी हम आयुष की बात करते हैं तो आयुष बेसिकली एक एक्रोनिम है. इसमें इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है जैसे कि आयुर्वेदा इसमें इंक्लूड हो जाता है, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सबको मिलाकर जो टर्म बनती है दैट इज़ आयुष. नाउ ये जो सिस्टम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन सम डेफिनेट मेडिकल फिलोसफीज़ एंड दे बेसिकली रिप्रेजेंट अ वे ऑफ हेल्दी लिविंग विद सम एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स. These concepts are based on prevention of diseases and promotion of health. तो जो बेसिक अप्रोच है इन सभी सिस्टम की लाइक ऑन इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, दैट इज़ ऑल होलिस्टिक. एंड इसे लेकर इवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एडवाइजरीज भी इशू की हैं ऑन वेरियस इम्यूनिटी इन्हांसिंग स्टेप्स फ्रॉम टाइम टेस्टेड अप्रोचेज ऑफ आयुर्वेदा. नाउ अगर हम आयुष की सिग्निफिकेंस देखें स्पेशली प्रेजेंट टाइम्स में, करंट टाइम्स में इंडिया में आयुष की सिग्निफिकेंस देखें तो स्पेशली जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था, सो द एंटायर मैनकाइंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब वाज सफरिंग. हर किसी का जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम था वो एनहांस करने के लिए वी ऑल वर वर्किंग एंड इट वाज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ. So we all know that prevention is better than cure. There, उस जब शुरुआत में कोविड-19 आउटब्रेक हुआ so there was no medicine for कोविड-19. तो उस टाइम पे we were taking preventive measures ताकि हमारी जो immunity है वो boost हो सके. And at that point of time, even Ministry of Ayush recommended some self-care guidelines, for the prevention in terms of preventive healthcare measures and to boost our immunity. जिसमें स्पेशल रेफरेंस हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर दिया गया था. दिस वॉज सपोर्टेड बाय सम आयुर्वेदिक लिटरेचर एंड साइंटिफिक पब्लिकेशंस. एंड फॉलोइंग द आयुष मिनिस्ट्रीज इनिशिएटिव, इवन मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलोड अप द हेल्थ केयर एडवाइसेज on the traditional medicine solutions so that we could enhance our immunity and became more resistant to diseases, which were more particularly relevant against the backdrop of COVID-19 pandemic. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष सॉल्यूशंस को भी इंक्लूड किया. दे प्रपोज दैट वी शुड इंक्लूड द आयुष सॉल्यूशंस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कंटिजेंसी प्लान्स. उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले आयुष डॉक्टर्स को रोप इन किया था टू स्ट्रेंथन देयर फ्रंट लाइन मेडिकल टीम इन द कॉम्बैट अगेंस्ट द कोविड-19. सो ये सारा हमें ये शो करता है दैट देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ आयुष.
there are a lot of initiatives that are taken to promote आयुष, जो कि recently announce किए गए हैं, जैसे कि आयुष विंग्स क्रिएट किए जाएंगे इन डिफेंस एंड रेलवे हॉस्पिटल्स, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट आयुष हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. Similarly, we talk about establishing institutes of excellence in teaching and research in Ayush. So, Ayush के ऊपर डेडिकेटेड हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स भी प्लान किए गए हैं अंडर द आयुष्मान भारत मिशन. So, Ayush over here represents a pluralistic and integrative scheme of health scheme. And Ayush can play a very important role in realizing the dream of New India, जिसमें we have quality health care and medical care for our citizens. New India needs to be healthy India as well, and इसमें traditional medicine एक काफ़ी significant role play कर सकती है. So this Heal in India ये काफ़ी important रहेगा. This will make big brand for our आयुष. एंड ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि आयुष थेरेपी लेने के लिए स्पेशल वीज़ा कैटेगरी बनाई जाएगी, दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन एट अ ग्लोबल स्केल एज वेल. एंड इसे लेकर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अरुणाचल प्रदेश आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है. So, Arunachal Pradesh and Assam, they have decided to form a district level committees so that both the states can resolve their border disputes. Now, Assam और अरुणाचल के बीच में border disputes हैं, and these disputes dates back to the colonial times as well. Now, जो bone of contention है दोनों states में, that goes to 1951. कैसे? See, Arunachal Pradesh was earlier part of Assam, and now they share the boundary of at least roughly 800 kilometers with the state, and we see कि frequently जो border है उस पर flare up होता रहता है. लेकिन ये dispute की शुरुआत colonial times से ही हो चुकी थी. तो यहाँ पे 1873 में ब्रिटिशर्स ने इनर लाइन रेगुलेशन अनाउंस किया था. सो ब्रिटिशर्स इन 1873 दे अनाउंस्ड इनर लाइन रेगुलेशन, एंड दिस बेसिकली डिमार्केटेड एन इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन द प्लेन्स एंड फ्रंटियर हिल्स. प्लेन्स और फ्रंटियर हिल्स के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी गई, एंड जिसको लेटर डिजिग्नेट कर दिया गया एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स. क्या बोल दिया गया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स इन 1915. ये डेजिग्नेशन 1915 में हुई. 1873 में एक इनर लाइन रेगुलेशन आ गया जिसने कहा कि प्लेन्स अलग और हमारा जो हिली फ्रंटियर्स हैं वो अलग, एंड 1915 में इसे अलग से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया. एंड सो दिस बिकेम द प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश. हमारा जो प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश है, ये जो हमारा फ्रंटियर हिल्स वाला एरिया था, इसे प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस Assam government assumed the administration of this north east frontier tract, जिसको बाद में नेफा बोलना शुरू किया गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. 1954 में इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा गया. अल्टीमेटली अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया इन 1972. अरुणाचल प्रदेश वॉज मेड एज यूटी, बट इन 1987 Arunachal Pradesh got it statehoodship. However, इससे पहले कि it was carved out of Assam, एक सब कमेटी बनाई गई थी जो कि उस टाइम के आसाम के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बरदोलोई के अंडर थी, एंड इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेफा अंडर आसाम, एंड 1951 में उसकी रिपोर्ट आती है. So based on the Bordoloi committee's report, इनकी जो कमिटी की रिपोर्ट थी, इसके बेसिस पे जो प्लेन एरिया था अराउंड 3648 स्क्वायर किलोमीटर का जो प्लेन एरिया था, जिसमें बेसिकली बलीपारा और सादिया फुट हिल्स जो आती हैं, बलीपारा एंड सादिया फुट हिल्स, इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू आसाम. तो ये
कि अरुणाचल प्रदेश से ट्रांसफ़र करके वापस कहाँ पे लेकर आया जाए, आसाम में, ये 1951 की बर्दोलॉय कमेटी रिपोर्ट ने कहा। एंड ये जो रिकमेंडेशन है, दिस रिमेन्स द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, because Arunachal Pradesh refuses to accept this notification as the basis of demarcation. And Arunachal Pradesh has long held that कि this transfer was done without consultation of the people. तो 1951 की नोटिफिकेशन को लेकर आसाम ये फील करता है कि जो डिमार्केशन की गई है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ लीगल एज पर द 1951 notification. Whereas Arunachal Pradesh considers it कि this was done arbitrarily, it was defective, it is not consulted with the people. तो ये जो बॉर्डर इश्यूज़ सामने आए, बेसिकली इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1972 में यूटी बना दिया गया। 1971 और 1974 के बीच में मल्टीपल एफर्ट्स किए गए कि असम और अरुणाचल की जो बाउंड्रीज़ हैं उसे डिमार्केट किया जाए, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। देन इन अप्रैल 1979 एक हाई पावर्ड ट्राईपार्टिट कमेटी बनाई गई विच वॉज बेसिकली टू डिलिनिएट द बाउंड्री ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स। एंड इसको लेकर दोनों साइड्स पे काफ़ी डिस्कशंस हुई। एंड देन बाय 1983 एंड 84 out of 800 kilometer, 489 kilometer, mostly the northern bank of Brahmaputra, it was demarcated. लेकिन जो further demarcation थी वो नहीं हो पा रही थी because Arunachal Pradesh was not accepting the recommendations for the rest of the area about the transfer of the land according to the 1951's notification. इसे लेकर आसाम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया 1989 में। उन्होंने कहा था अरुणाचल इज़ मेकिंग एन एनक्रोचमेंट इन द टेरिटरी। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल बाउंड्री कमीशन बनाया इन 2006, जिसे कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेड करेंगे। 2014 में लोकल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, कुछ रिकमेंडेशंस दी। कुछ पार्ट ऐसा था जो कि अरुणाचल को वापस दिया जाएगा, जो कि 1951 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था आसाम में, एंड वाइस वर्सा इज़ ट्रू फॉर आसाम एज वेल। और कहा गया दैट बोथ द स्टेट्स शुड कम टुवर्ड्स अ कंसेंसस एंड थ्रू डिस्कशन एक नतीजे पे पहुंचा जाए। So now as we are seeing that Assam's chief minister is being very proactive in resolving their border dispute, not just with Arunachal Pradesh but other neighboring states as well. आसाम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट में प्रोग्रेस हो चुकी है, नागालैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। नाउ द न्यूज़ कम्स विद अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट स्पेस ब्रिक्स। सो दिस article says that buildings can now be constructed in Mars by using space bricks. So researchers from ISRO, Indian Space Research Organization, they have developed a way to make bricks from Martian soil. ISRO ne, along with the Indian Institute of Science, they have made bricks from Martian soil with the help of a bacteria and urea. And these are basically these space bricks. These can be used to construct building like structures on Mars that can facilitate human settlement on the red planet Mars. तो ये जो रिसर्च है ये एक साइंटिफिक जर्नल प्रोसोन इसमें रिलीज़ की गई है। सो टीम ने पहले स्लरी बनाई जिसमें दे मिक्स द मार्शियन सॉइल विद गुआर गम एंड अ बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड एज स्पोरोसार्सिना पेस्च्यूरी। इसमें यूरिया और निकल क्लोराइड भी मिक्स किया गया। तो पहली चीज़ तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जो स्लरी बनाई गई है इसके अंदर मार्शियन सॉइल यूज़ किया गया है। मार्शियन सॉइल के साथ साथ इसमें गुआर गम डाला गया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरियम यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज़ स्पोरोसार्सिना पेस्च्यूरी। ये चीज़ आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। इसके अलावा इसमें यूरिया और निकल क्लोराइड भी ऐड किया गया है।
तो इस स्लरी को मोल्ड्स में डाला गया एंड द बैक्टीरिया कन्वर्टेड द यूरिया इनटू द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस बैक्टीरिया ने यूरिया को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखेंगे। एंड ये जो क्रिस्टल्स हैं along with the biopolymers, they secreted by the microbes, this acted like a cement holding the soil particles together। तो इस मेथड से ये इंश्योर हो गया कि जो ब्रिक्स बन रही हैं these are less porous, which was the problem जब बाकी कुछ और मेथड्स के साथ मार्शियन ब्रिक्स बनाई जा रही थी। जो बैक्टीरिया है इन पोर्स के अंदर सीप इन कर जाता है एंड देन दे यूज़ देयर ओन प्रोटीन्स टू बाइंड द पार्टिकल्स टुगेदर, जिसकी वजह से जो पोरोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मच मोर स्ट्रॉन्गर ब्रिक्स। सो मार्शियन सॉइल को यूज़ करके स्पेस ब्रिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो रिसेंटली IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट में की कोस्टल सिटीज़ को लेकर असेसमेंट की गई थी एंड इस रिपोर्ट की स्टडी की गई है बाय RMSI, which is a Noida-based IT consulting firm. And they are saying that due to the rising sea levels by 2050, a significant number of population, property and infrastructure in Kochi and Thiruvananthapuram, along with Mumbai, Chennai, Vizag and Mangaluru will be underwater. तो 2050 तक ये इम्पॉर्टेंट शहर कोची, थिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, विजाज एंड बेंगलुरु दे विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट आई थी इसमें ये इंडिकेट किया गया था कि जो इंडिया का सी लेवल है इट्स गोइंग टू राइज सिग्निफिकेंटली बाय 2050 एंड इस सी लेवल राइज में भी अगर हम नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें तो it is occurring at the rate of 1.06 to 1.75 mm per year from 1874 to 2004। 1874 से लेकर 2004 तक जो राइज था वो 1.06 to 1.75 mm तक हो रहा था, but now this rise has accelerated to 3.3 mm per year in last 2.5 decades। 1993 से लेकर 2017 तक जो राइज है वो उसका रेट 3.3 mm पर ईयर पे पहुंच चुका है। सो फॉर दिस द नोएडा बेस्ड IT consulting firm they use the coastal flood modeling capabilities to map the city's inundations, कितना submerge हो सकता है on the basis of the sea level rising forecast studies। And on the basis of this submergence or inundation उन्होंने ये conclude किया that there are number of buildings, key infrastructure जो कि potentially इन सभी cities के अंदर submerge हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा next news article defense point of view से important है। It is about submarine Vakshir। Vakshir it is the 6th submarine, ये हमारी 6th submarine है जो कि P75 प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है ऑन वेडनेसडे। सो वाकशीर इट इज़ द 6th सबमरीन ऑफ P75 प्रोजेक्ट। तो ये जो P75 ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ वन ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ सबमरीन। एक हमारे पास P75 है और एक P75I है। So it is basically the plan of which was approved in 1999 for indigenous submarine construction with technology that will be taken from the overseas firms। So for that 6 submarines के लिए contract किया गया था under P75 and it was given to Mazagon Dock in 2005 and इसकी जो डिलीवरी थी वो 2012 से स्टार्ट होनी थी, बट इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिलेज हुए। हम अगर P75 की बात करें तो P75 प्रोजेक्ट में हमारे पास INS कलवारी आता है, वी हैव INS खंदेरी ओवर हियर, देन वी ऑल्सो हैव INS करांज, INS वेला, ये ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। एंड वगीर के जो सी ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं एंड वाकशीर
is now the 6th one. इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कोविड-19 की वजह से डिले हो गई थी, तो 6 सबमरीन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट P-75 प्रोजेक्ट में था वो वाकशीर के साथ, दिस इज़ द लास्ट Scorpion class submarine that was made under the P-75 project. Now, वाकशीर नाम क्यों रखा गया है? वाकशीर जो नेम है, दिस इज़ आफ्टर अ सैंड फिश. याद रखेंगे, द वाकशीर, द नेम इज़ आफ्टर सैंड फिश. इट इज़ अ डीप सी प्रेडेटर इन इंडियन ओशन. And the first submarine Vakshir from Russia, it was commissioned into Indian Navy in 1974 और उसको 1997 में decommission कर दिया गया था. So the new Vakshir will be officially named at the time of its commissioning, but याद रखिएगा कि इसका जो name है ये sand fish की वजह से रखा गया है. आगे बढ़ते हैं. हमारा next news article कोविड-19 की R वैल्यू से रिलेटेड है. नाउ याद रखिएगा, जब भी हम R वैल्यू कहते हैं, इट इज़ बेसिकली दी रिप्रोडक्शन नंबर. रिप्रोडक्शन नंबर के लिए वी यूज़ द टर्म R वैल्यू. सो यहाँ पे हम कोविड-19 कितनी क्विकली ये डिज़ीज़ हमारी पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रही है, इसे इंडिकेट करने के लिए रिप्रोडक्शन नंबर और R नंबर यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली अगर हमारी R वैल्यू 1 आती है, लेट्स से हमारी R वैल्यू 1 आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, एवरी इन्फेक्टेड पर्सन, दे आर पासिंग द इन्फेक्शन टू एटलीस्ट 1 पर्सन ऑन एन एवरेज. तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 1 पर्सन को तो जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रही है ऑन एन एवरेज. सो दिस इज़ अ की थ्रेशहोल्ड आफ्टर विच द केस विल बिगिन टू राइज रैपिडली. And now again, as we are seeing the number of COVID-19 cases are rising, so now the R value has increased to over 1 for first time since mid-January during the third wave of the pandemic. तो अभी हमारे पास दोबारा R value 1 जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, and that is showing that the COVID-19 infection जो उसकी जो rise है वो rapidly होना शुरू हो रहा है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो लेक्चर में आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.